नमस्कार। आज हम थोड़ा पीछे चलते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत के दौर में कुछ खास राजवंश और उनकी जो सांस्कृतिक पहचान रही है उस पर एक नजर डालते हैं। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है वो उस जमाने के शासकों, उनकी लड़ाइयों और हाँ, साहित्य और वास्तुकला की भी काफी अच्छी झलक देते हैं। बिल्कुल। मकसद यही है कि उस दौर की जो उथल-पुथल थी और जो अहम बातें थीं उन्हें थोड़ा और समझें। हाँ जी, ये एक ऐसा वक्त था जब भारत के अलग-अलग हिस्सों में कई शक्तिशाली राजवंश सामने आए और उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। सही। देखते हैं कि कैसे इन शासकों ने सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति को भी एक नया रूप दिया। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले शायद अजमेर के पृथ्वीराज चौहान का जिक्र करना चाहिए। पृथ्वीराज तृतीय। स्रोतों में तराइन की लड़ाइयों का खूब जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। पहली लड़ाई जो 11 से 91 ईस्वी में हुई, उसमें तो उन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन दूसरी में 1192 में पासा पलट गया। हाँ, वो हार गए। और एक दिलचस्प बात है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। अच्छा। हाँ, और इसी जमाने के हैं महोबा के मशहूर आल्हा उदल। हाँ, उनका नाम तो सुना है। चंदेल राजा परमर्दी देव के सेनापति थे शायद। बिल्कुल, परमर्दी देव के सेनापति, और पृथ्वीराज चौहान से ही लड़ते हुए वो मारे गए थे। इनकी कहानियां तो आज भी जिंदा है, आलाखंड वगैरह में। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई लड़ाई और शासकों की बात, पर इस दौर में कौन से बड़े राजवंश थे, कहाँ राज कर रहे थे? हाँ, दिल्ली का जिक्र आता है, दिल्ली का। हाँ। दिल्ली, जिसे तब दिल्ली का कहते थे, लगता है इसकी नींव तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने रखी थी करीब 736 ईस्वी में। और कन्नौज, वो भी तो एक बड़ा केंद्र था। हाँ, कन्नौज तो बहुत अहम था। उसका पुराना नाम महोदयश्री या कन्याकुब्ज भी था। और यहाँ प्रतिहार वंश का शासन रहा, जिनकी राजधानी कन्नौज थी। प्रतिहार वंश, हाँ, नागभट्ट प्रथम और वत्सराज जैसे राजा। बिल्कुल। और पूरब में थे पाल वंश, गोपाल ने स्थापना की थी। दक्षिण में चोल साम्राज्य, विजयालय ने तंजौर में नींव डाली। और मध्य भारत और गुजरात में? वहां मालवा में परमार वंश था। उपेंद्र या कृष्णराज संस्थापक थे। राजधानी धारा। और गुजरात में चालुक्य या सोलंकी वंश, मूलराज प्रथम ने अनहिलवाड़ा में शुरुआत की। तो मतलब पूरे भारत में अलग अलग ताकतें उभर रही थीं। तो क्या इन्होंने सिर्फ राज ही किया या कला संस्कृति को भी कुछ बढ़ावा दिया? अरे बिल्कुल दिया। जैसे पाल राजा थे धर्मपाल और देवपाल, वो बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे। हाँ, विक्रमशाला विश्वविद्यालय का नाम तो सुना है, धर्मपाल ने बनवाया था। हाँ, धर्मपाल ने। नालंदा जितना ही मशहूर था वो, पर दुख की बात है कि बाद में बख्तियार खिलजी ने उसे तबाह कर दिया। देवपाल ने भी नालंदा के लिए दान दिया था। तो क्या सिर्फ बौद्ध धर्म को ही ऐसा संरक्षण मिला? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे एक गढ़वाल रानी थी, कुमार देवी, वो खुद बौद्ध थीं, पर उन्होंने सारनाथ में जैनों के लिए धर्मचक्र जिन विहार बनवाया। अच्छा, ये तो विविधता दिखाता है। हाँ, और चंदेल राजा धंगदेव को देखिए, उन्होंने प्रयाग संगम पर शिव की पूजा करते हुए अपना शरीर त्यागा। और उनके बाद विद्याधर ने खजुराहों का वो शानदार कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया। वाह। और राजा भोज परमार वंश के, इनका जिक्र तो बनता है, कमाल के विद्वान थे सुना है। हाँ जी, राजा भोज तो सिर्फ योद्धा नहीं, बहुत बड़े विद्वान और निर्माता थे। उन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे वास्तुकला पर सम्रांगण सूत्रधार। अच्छा। और व्याकरण और अलंकार शास्त्र पर सरस्वती कंठाभरण, और भी कई। धार में उन्होंने भोजशाला बनवाई थी, जो एक संस्कृत स्टडी सेंटर जैसा था। भोजशाला? हाँ, वो तो आज भी है शायद। हाँ, उसका स्वरूप बदल गया है, पर है। और उनकी मृत्यु पर वो कहावत मशहूर हुई थी, अद्य धारा निराधारा, मतलब आज धार नगरी बिना सहारे के हो गई। क्या बात है। तो साहित्य और ज्ञान विज्ञान का भी खूब विकास हुआ। बिल्कुल। गुर्जर प्रतिहार राजाओं के दरबार में राजशेखर जैसे कवि थे, कर्पूर मंजरी उन्होंने लिखी। फिर कानून के क्षेत्र में देखिए, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखी। मिताक्षरा, ये तो हिंदू उत्तराधिकार कानून पर बहुत अहम है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। और उसी तरह जिमूत वाहन ने दाए भाग लिखा, जो बंगाल में ज्यादा चला। और जैन विद्वान हेमचंद्र को भी याद करना चाहिए। उन्हें गुजरात के सोलंकी राजाओं जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल का संरक्षण मिला था। अच्छा, अर्थव्यवस्था की भी बात है स्रोतों में। मोटूपल्ली बंदरगाह का जिक्र है। हाँ, वो काकतीय राज्य का एक अहम पोर्ट था। मार्को पोलो, वो इतालवी यात्री, वो भी यहीं आया था। अच्छा, यहाँ से क्या व्यापार होता था? यहाँ से चंदन, कपूर, हाथी दांत, मोती, रेशम, ये सब चीजें बाहर जाती थीं। इन पर टैक्स लगता था।
इससे पता चलता है कि समुद्री व्यापार कितना जरूरी था। और सोने के सिक्कों की भी बात है। हाँ, कलचुरी राजा थे गंगेदेव। अच्छा। उन्होंने काफी समय के बाद फिर से सोने के सिक्के चलाए थे। हाँ। शायद ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था ठीक चल रही थी। और एक छोटा सा फैक्ट और है, जेजैक भुक्ती, ये बुंदेलखंड का पुराना नाम था। हाँ बिल्कुल। हाँ। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। उनके पोते जयसिंह या जेजा के नाम पर ये नाम पड़ा। तो कुल मिला के देखें तो ये जो पूर्व मध्यकालीन भारत था, भले ही राजनीतिक तौर पर थोड़ा बिखरा हुआ सा लगे, हाँ, कई राज्य थे, लेकिन सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से काफी चहल पहल थी। अलग अलग राजाओं ने, रानियों ने अपने अपने हिसाब से कला, धर्म, साहित्य सबको बढ़ावा दिया। हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प है कि कैसे एक ही समय में बौद्ध, जैन, शैव अलग अलग धर्मों को संरक्षण मिल रहा था। ये उस जमाने की कह सकते हैं एक मिलीजुली धार्मिक तस्वीर दिखाता है। सही। हाँ, पर साथ ही विक्रमशिला का टूटना या भोजशाला का आज का रूप ये भी याद दिलाता है कि इतिहास में चीजें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि इन क्षेत्रीय शक्तियों के कमजोर पड़ने और फिर बाद में जो नए बड़े साम्राज्य बने, उसका भारत के समाज और संस्कृति पर आगे चलकर क्या और कैसा असर पड़ा होगा। हाँ, इस पर सोचने से शायद हमें इतिहास की चाल को समझने में और मदद मिले।